हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था के उपनाम। किशोर अवस्था, एडोलेसेंस। सबसे फर्स्ट नाम आता है जीवन का सबसे कठिन काल। किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है क्योंकि इस उम्र में सबसे ज़्यादा परिवर्तन आता है, सबसे ज़्यादा भावनाएं बढ़ती हैं, इमोशंस बढ़ते हैं, शरीर में चेंज आता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से संवेगों की जो प्रधानता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए इसको जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। दूसरा जो नाम दिया गया है वो है आंधी तूफान की अवस्था। आंधी तूफान की अवस्था इसलिए कहा है क्योंकि इसमें जो बच्चे के जो संवेग होते हैं वो काफ़ी बढ़े हुए होते हैं। हर चीज़ को वो बहुत सीरियसली सोचता है और उसको करता है। हर एक चीज़ का उस समय पर काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, ख़ास तौर से टीनेजर जो एज होती है इसमें। तो किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था भी कहा गया है। तीसरा है झंझावट की अवस्था। झंझावट की अवस्था इसलिए कहा है कि क्योंकि इस पे किशोर बात बात में झुंझला जाते हैं। बात बात पे गुस्सा आना, बात बात पे चिढ़ना, हमेशा मतलब हर बात को बहुत मेंटली सोचते हैं, इसलिए गुस्सा भी ज़्यादा ही आता है। नेक्स्ट जो नाम दिया गया वो है तनाव संघर्ष की अवस्था। इसमें बालक सबसे ज़्यादा तनाव ले लेता है और संघर्ष करता है हर चीज़ से कि उनके अकॉर्डिंग जब वो काम नहीं होते हैं तो वो संघर्ष करना शुरू कर देता है और तनाव ले लेता है। इसलिए इसको तनाव और संघर्ष की अवस्था भी कहा गया है। जो एक वैज्ञानिक थे स्टैनली हॉल, उन्होंने इस विशेषता को या इस नाम को दिया था। नेक्स्ट जो उपनाम दिया है वो है समस्याओं की अवस्था। समस्याएं इस उम्र में बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि एक किशोर काफ़ी सोचता है। इसमें कभी कभी इतना तनाव ले लेता है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है और डिप्रेशन आने के बाद ये जल्दी से ऐसा फैसला लेते हैं कि अपनी आत्महत्या तक भी कर लेते हैं और इनको अपने फ्यूचर की बहुत चिंता होती है। उसके लिए भी ये बहुत कोशिश करते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं, लेकिन फिर भी समस्याओं में घिरे ही रहते हैं। तो इस अवस्था में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, इसीलिए इस अवस्था को समस्याओं की अवस्था भी कहा गया है। नेक्स्ट है उलझन की अवस्था। उलझन की अवस्था में भी जब समस्याओं से घिरे से रहेंगे तो ये उलझे हुए भी रहेंगे, तो ये उलझन की अवस्था भी कहा गया है। तो हमेशा उलझन में ही लगे रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं, कभी फ्यूचर को लेके, कभी प्रेजेंट को लेके। पास्ट की चीज़ें कम ही इनके दिमाग में रहती है, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर में ज़्यादा जीते हैं किशोर, इसलिए इसको उलझन की अवस्था भी कहा गया है। अब है द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था। ये अवस्था है जिसमें तीव्र और अकस्मात विकास होता है। जैसे मैंने पहले विशेषताओं में बताया था कि इसमें जो भी परिवर्तन होता है वो एकदम से होता है। कभी क्या होता है कि बच्चा 12 साल 13 साल तक बढ़ता नहीं है, लेकिन 14-15 साल का हुआ और एकदम से लंबाई बढ़ जाती है, एकदम से उसका शरीर बहुत हैवी हो जाता है, मोटापा भी आ जाता है, किसी किसी में इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बहुत तेज़ गति से विकास होता है किशोर अवस्था के अंदर। नेक्स्ट जो उपनाम दिया गया है वो है परिवर्तन की अवस्था। परिवर्तन मतलब जिसमें चारों पक्षों में परिवर्तन हो। चारों का मतलब है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। 4 तरह के परिवर्तन देखे जा सकते हैं इस अवस्था में। जो हमारी जो पिछली अवस्थाएं जो मैंने पढ़ाई थी, जिसमें शैशवावस्था के बारे में बताया था, बाल्यावस्था के बारे में बताए थे, उनमें जो विकास हुआ था वो क्रमबद्ध रूप से हुआ था। सबके अलग अलग अवस्थाएं थी, लेकिन उसमें स्टेप बाय स्टेप हुआ था, धीरे धीरे। लेकिन जो अकस्मात जो परिवर्तन आते हैं, चारों तरफ से जो परिवर्तन देखे गए हैं इसी अवस्था में देखे जाते हैं। नेक्स्ट जो उपनाम दिया गया वो है अवास्तविकताओं की अवस्था। अवास्तविकताओं की अवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि किशोर जो होते हैं, जो मतलब जो वास्तविकता में नहीं जीते,
मतलब सामने जो प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं उनमें नहीं जीते, अवास्तविकताओं जैसे सपनों की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, अलग ही अपनी दुनिया बना लेते हैं। अपने यार दोस्त, अपने अलग से जो सर्किल है वो वहीं जा कर के उनको तसल्ली मिलती है और वहीं पे अपनी प्लानिंग बनाते रहते हैं कि आगे मैं ये करूँगा वो करूँगा, डींगे हाँकते रहते हैं। तो उनकी एक सपनों की दुनिया चलती है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। कल्पना जगत के लोक की सैर करना इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट है तार्किक चिंतन की अवस्था। तार्किक चिंतन वो होता है जिसमें तर्क पे आधारित हो। तर्क का मतलब जिस पे वो किशोर तर्क करे, अपने मत रखे। कभी क्या होता है कि जैसे हमारी अवस्थाएं थी, शेष अवस्था वो अतार्किक थी, और मूर्त अवस्था और अमूर्त अवस्था जिसको बोला गया है वो होती है बाल्यावस्था की, जिसमें देखकर जो चीज़ों को समझा जा सके। इसमें तार्किक और अतार्किक जो चीज़ें होती है ये शेष अवस्था के अंदर आती है। उनको कुछ पता नहीं होता है कि अभी क्या हो रहा है, तर्क कभी करते नहीं है। शेष अवस्था में बालक को कुछ भी पता नहीं होता है। नेक्स्ट आती है बाल्यावस्था, उसमें वो देखकर चीज़ों को डिफाइन करता है, जो सामने दिख रहा है उसको। जैसे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स में उनमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो अपने उन छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या होता है कि वो आपस में खेलते रहते हैं। तो लड़के लड़कों में ही इंटरेस्ट लेते हैं और लड़कियां लड़कियों में इंटरेस्ट लेते हैं। छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, छोटी सी बात पे खुश हो जाते हैं। तो वो होती है मूर्त चिंतन, उनका होता है मूर्त चिंतन, जो सामने हो रहा है, जो दिख रहा है। अमूर्त चिंतन वो होता है जिसमें चीज़ें क्लियर नहीं होती है, उसमें सामान्य से अलग जो असामान्य चीज़ें होती है वो आती है। तो मूर्त और अमूर्त दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं किशोर अवस्था में, और इसको कहा जाता है तार्किक चिंतन की अवस्था। तो ये कब आती है? किशोर अवस्था में। नेक्स्ट है स्वर्णकाल। स्वर्णकाल या गोल्डन एज। गोल्डन एज भी किशोर अवस्था को ही कहा गया है, जिसमें एक कहते हैं ना कि बिल्कुल मानव जगत में जो सबसे ज़्यादा चेंज, सबसे ज़्यादा अच्छी बुरी चीज़ों का जो एक्सपीरियंस होता है, जो कई परिवर्तनों के साथ आता है, तो इसको क्या गोल्डन एज की संज्ञा भी दी गई है। आगे आती है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु भी इसी का उदाहरण है गोल्डन एज का, कि इसमें जब टीनेजर होते हैं, जब इनका किशोर किशोरियों से मिलते हैं, या फिर किशोरियाँ किशोर से, मतलब कि लड़कियां लड़कों से मिलती हैं, ये कोएड स्कूल होते हैं, वहाँ पे प्रेम प्रसंग चलते ही हैं। तो एक तरह से बसंत ऋतु उसी को कहा गया है जहाँ नए नए फूल खिलते हैं। उसी की उपमा दी गई है किशोर अवस्था में। जो अधिकतर प्रेम संबंध जो भी चलते हैं इसी अवस्था में शुरू होते हैं। कहते हैं ना कि बच्चों को अगर आप टैकल करना चाहते हो तो उनकी इस एज का विशेष रूप से ध्यान रखना ही होता है, ख़ास तौर से माता पिता को, कि वो क्या करते हैं, कौन से फ्रेंड सर्किल में जाते हैं, और वो प्रेजेंट टाइम में किस काम में लगे हुए हैं। तो ये काम किसका होता है? पेरेंट्स का। तो स्पष्ट व्यक्तिक स्थिति की अवस्था, ये भी किशोर अवस्था का उपनाम ही है। इसमें क्या होता है कि जो किशोर अपनी व्यक्तिगत जो स्थिति है वो क्लियर नहीं रख पाता है, न परिवार के सामने, न अपने घर के सामने, न ही दोस्तों के बीच में। तो इसको खुद व्यक्तिगत स्थिति अस्पष्ट होती है, न वो अपनी जो कहते हैं ना कि हम रियल में क्या हैं वो हम नहीं बता पाते। वो स्थिति कब आती है? किशोर अवस्था में। जब मैच्योर हो जाते हैं तो सारी स्थिति क्लियर हो जाती है और उसके व्यक्तित्व का पता चल जाता है। लेकिन इस अवस्था में किशोर का व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो कोई भी व्यक्तित्व सामने नहीं आ पाता है। नेक्स्ट जो नाम दिया गया है वो है विशिष्टता की खोज की अवस्था। ये विशेषता या ये उपनाम जो दिया था वो दिया था इरिक्सन ने। इरिक्सन वैज्ञानिक है जिन्होंने ये उपनाम दिया था। इसे अहम विशिष्टता की समस्या कहा जाता है। अहम मतलब खुद की, विशिष्टता की खोज की अवस्था। विशिष्टता की मतलब ये है कि इसमें किशोर
अपनी पर्सनैलिटी की खोज करता है कि मैं इस तरह का हूँ, और बताने की कोशिश भी करता है, प्रेजेंट भी करता है, लेकिन क्या होता है कि क्लियर नहीं हो पाता है। अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति है तो वो वैसे भी क्लियर नहीं कर पाता। लेकिन जो उपनाम दिया गया है वो इरिक्सन महोदय ने विशिष्टता की खोज की अवस्था भी कहा गया है किशोर अवस्था को। तो ये हैं हमारे उपनाम। आगे पढ़ेंगे हम किशोर अवस्था के नेक्स्ट चरण के बारे में, जिसमें है किशोर अवस्था के कथन या परिभाषाएं, जो अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग दी हैं। जिसमें पहला कथन है, किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है। किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। स्टैनली हॉल वह प्रवर्तक हैं जिन्होंने ये कथन कहा था किशोर अवस्था के बारे में। और ये किस में कहा था? उन्होंने एक बुक लिखी थी एडोलेसेंस, उसमें इस कथन का वर्णन किया है। और सबसे पहले स्टैनली हॉल ने एडोलेसेंस पर एक बुक लिखी है। इससे पहले किसी ने वैज्ञानिक ने इस किशोर अवस्था पे किसी भी बुक का रचना नहीं की है। तो नेक्स्ट कथन आता है, किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं ये अकस्मात होते हैं। ये भी किसने कहा? स्टैनली हॉल ने। तो जो भी चेंजेस आएंगे एकदम से तो वो होगा किशोरों में, और ये जो कथन जुड़ा हुआ है वो है स्टैनली हॉल का। तो सबसे पहले जब स्टैंड, या कहते हैं ना कि सबसे पहले जो स्टैंड होने की जो अवस्था है वो है किशोर अवस्था। तो याद करने का तरीका है वो यही है, जब सबसे पहले जो जिस उम्र में सबसे ज़्यादा चेंज आता है, जो स्टैंड ले लेता है, सारे चारों तरफ से जो परिवर्तन आया है वो इसी अवस्था में आएगा। तो स्टैनली हॉल इसके राइटर हैं या कथन देने वाले प्रवर्तक माने गए हैं। नेक्स्ट जो कथन आएगा वो है, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोर अवस्था की विशेषता होती है। ये विशेषता भी दी थी वैलेंटाइन ने। यह हमने पहले विशेषताओं में पढ़ा है कि व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता कौन सी अवस्था को कहा गया है? इस किशोर अवस्था को। तो ये कभी कभी हमारे क्या एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, ये कथन किसका है, ये परिभाषा किसकी है। तो आपको इसको एक याद करना ही पड़ेगा। इसकी कोई विशेष ट्रिक तो नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी में क्या है कि सारी चीज़ें मिलती जुलती सी होती हैं। तो आपको इसको याद करना ही होगा, चाहे राइटर के नाम से, प्रवर्तक के नाम से, कई मेथड से याद करना होगा। और कोई कोई चीज़ें तो याद करनी ही होती है, चाहे उसको रट्टा मारना बोल दो या अपनी ट्रिक के हिसाब से। तो ये वाली क्या है, विशेषताओं से ली हुई है। ये कथन भी विशेषताओं के साथ ही कथन जुड़े हुए हैं जो कुछ कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं। नेक्स्ट जो कथन आता है वो है, किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ये भी किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। जाहिर सी बात है कि किशोर अवस्था में जब चेंजेस आएंगे तो पूर्ण रूप से आएंगे, तो मानसिक रूप से भी आएंगे, समाज की दृष्टि से भी आएंगे। जैसी संगत होगी वैसा ही रंग बदलता है। वही कारण, वही स्थिति कब आती है? किशोर अवस्था में। ये सबसे नाजुक समय कहा जाता है। एक मानव जीवन के लिए सबसे नाजुक समय इसी अवस्था को कहा गया है। या तो इसमें बच्चा सुधर जाता है और एक अच्छी लाइन पकड़ लेता है, या बच्चा बिगड़ जाता है और इतना बिगड़ता है कि उसको ताउम्र कोई भी सुधार नहीं सकता है। तो ये कथन वैलेंटाइन ने इस अवस्था के लिए विशेष रूप से कहा है। और फैक्ट भी है, वास्तविकता भी है कि किशोरों के सबसे ज़्यादा बिगड़ने के चांस इसी अवस्था में होते हैं। लड़कियों की बोल लो चाहे लड़कों की बोल लो, किशोरों की बात नहीं, किशोरियों की भी यही बात है। सबसे नाजुक समय इसी को बोला गया। अगर बच्चा पढ़ाई में ध्यान देता है तो सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान देगा, वो कभी कोई गलत लाइन में नहीं जाएगा। लेकिन हमारे जो बालक होते हैं बाहर जाएंगे, और बाहर जा कर के जब उनकी संगत गलत होगी और घर में आकर के वो उसी तरह अपना बिहेव करने लग जाते हैं। तो संगत का असर सबसे पहले पड़ता है, माहौल का फ़र्क सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो ज़्यादातर उनको क्या इफ़ेक्ट करता है? आसपास का माहौल सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है बालक पर। तो ये सबसे नाजुक समय कहा गया है। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने।
नेक्स्ट कथन दिया है, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। ये भी एक सही कहा है। किशोरों के बारे में किसने कहा है? रॉस ने, मनोवैज्ञानिक रॉस ने इस कथन के बारे में कहा है कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं, समाज सेवा में बहुत ध्यान देते हैं और उनके आदर्शों का निर्माण और पोषण भी करते हैं, क्योंकि उनको आगे बढ़ाते भी हैं। मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले कहा ही है कि जैसा आप माहौल दोगे वैसा ही बालक सीखता है। अगर आपका बालक किसी समाज से जुड़ता है और वहाँ पे जो एक सकारात्मक जो चीज़ों को देखता है, पॉजिटिव जी चीज़ों को देखता है, उनको अपनी लाइफ में अपनाता है और उन्हीं आदर्शों पे काम करता है। मैंने विशेषताओं में बात करी थी कि देव पूजा नायक की पद चिन्हों पर चलने के बारे में बोला था कि हम जिससे प्रेरित होते हैं, जैसे महात्मा गांधी के आदर्श ले लो, किसी बच्चे ने उनकी देख ली, आदर्श देख लिए या उनके बारे में उन्होंने सुन लिया कि आदर्श पे चलते थे, ये चीज़ें अपनाते थे, तो किसी किसी के बालक के क्या है कि उनके मानसिक रूप से बहुत इफेक्ट डालती है, बहुत प्रभावित करती हैं ऐसी चीज़ें। तो ये ही कारण है कि कई किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। आगे जो कथन कहा गया है वो है, शिशु के समान किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुनर्आरंभ करना होता है। यह होता 2 बार लिख दिया है तो एक ही बार आएगा। ये किसने कहा है? रॉस महोदय ने। ये रॉस ने जो ये परिभाषा दी है, जो कथन दिया है कि बालक शिशु के समान हो जाते हैं। कई किशोर बालक होते हैं वो शिशु के समान बिहेव करने लग जाते हैं। जो छोटा बच्चा होता है ना, जो वातावरण से समायोजन नहीं कर पाता है, उसी तरह से कभी कभी किशोर भी हमारे आसपास के वातावरण से समायोजन नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ही वो असामान्यता होती है, लेकिन जैसे जैसे वो उस माहौल में ढलते हैं तो एकदम से चेंज आ जाता है और वो समायोजन करने लगते हैं। तो शुरू में उनमें कुछ चीज़ों में सामंजस्य बिठाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुनः आरंभ करना होता है। पुनः मतलब दोबारा से प्रतिक्रिया दिखानी होती है। तो जैसे शिशु का उदाहरण दिया है कि जैसे बच्चा पैदा होता है और वातावरण से समायोजन नहीं कर पाता तो पहले वो डाउन होता है और फिर एकदम से बढ़ना शुरू होता है। उसी तरह से किशोरों के साथ होता है कि किशोर भी ये ही करते हैं, समायोजन समाज के साथ और वातावरण के साथ। अब है नेक्स्ट जो कथन दिया गया वो है, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल का है। फर्स्ट जो कथन हमने बताया था वो था, किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है। किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने। और स्टैनली हॉल के बारे में एक बात और है कि वो बाल मनोविज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे पहले कई एग्जाम्स में आया है, तो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि स्टैनली हॉल बाल मनोविज्ञान के जनक हैं। तो आते हैं इसी कथन पे कि किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। जब तनाव, दबाव और संघर्ष आएगा जिस जीवन में किशोर अवस्था के जो टाइम पीरियड है उसमें, तो कठिनाई का स्तर कितना होगा? सबसे ज़्यादा। तो चारों तरह के जो विकास हो रहे हैं इसी अवस्था में हो रहे हैं, तो इसको सबसे कठिन काल कहा गया है। किस अवस्था को? किशोर अवस्था को, जिसमें शारीरिक चेंजेस भी आ रहे हैं, मानसिक भी आ रहे हैं, सामाजिक भी आ रहे हैं और संवेगात्मक रूप से भी परिवर्तन हो रहे हैं। तो इसको सबसे कठिन काल कहा गया है। कठिन किलपैट्रिक, कठिन से किलपैट्रिक नाम याद कर लेना। नेक्स्ट आएगा किशोर अवस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति शेष अवस्था की, शेष मतलब छोटा जब बच्चा पैदा होता है तब उसमें वही कहते हैं ना कि माहौल से समाज, जो जैसे बच्चा पैदा होता है बाहर का जो वातावरण होता है उससे समायोजित नहीं कर पाता। वही कारण होता है कि किशोर अवस्था में जब हमारे शरीर में सब तरह से चेंज होगा, मानसिक रूप से चेंजेस आएंगे, संवैगिक रूप से जब चेंज आएंगे तो अपने आप ही वो बहुत वापस पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे बच्चे में जब पैदा होता है उसके
मानसिक रूप से जो चेंजेस आए उसी तरह से किशोरावस्था में भी परिवर्तन आता है। तो पुनरावृत्ति मतलब उसी को दोहराया जा रहा है इस पीरियड में। तो वो दोहराव की स्थिति भी किशोरावस्था में ही आती है। तो छोटे बच्चों को शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं उनको जब मालिश करते हैं तो आज के टाइम पे क्या लगाते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन। तो उस नाम से आप याद कर सकते हो, जॉनसन महोदय ने कहा था। नेक्स्ट जो कथन है वो है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं जो उन्हें स्वतंत्रता का, जो उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। स्वतंत्रता में बाधा बनते हैं। मेन चीज़ प्रौढ़ मतलब जो हमारे बड़े होते हैं, जो उनके माता पिता या दादा दादी होते हैं, वो हमेशा बच्चों को टोकते रहते हैं और रोक टोक बच्चों को पसंद नहीं होती है। उनकी स्वतंत्रता में बाधा अटकाते हैं, उनको हर काम से रोकते हैं और जहाँ रोक होगी वहाँ पे विरोध होगा ही होगा। तो प्रौढ़ों को सबसे बड़ी बाधा मानते हैं, रुकावट मानते हैं, रोड़ा मानते हैं, या मान लो रास्ते का पत्थर। खैर रास्ते का पत्थर कहना गलत है, लेकिन विचारधारा तो यही होती है किशोरों की। इनको मतलब उनका बस चले ना तो प्रौढ़ बड़े जो व्यक्ति होते हैं उनकी बात सुनना तो दूर, उनको है ना जो घर से बाहर निकाल दें। कभी कभी बच्चों का क्रोध इतना आ जाता है कि वो ये काम करने से भी नहीं चूकते। तो ये किसने कहा है, किल पैट्रिक ने। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं, उन्हें स्वतंत्रता का जो उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने से भी रोकते हैं। तो इसी अवस्था को कहा गया है किशोरावस्था को। ये हमारे कथन हो गए हैं पूरे। अब ये हमारे कथन हो गए पूरे, उपनाम भी हो गए पूरे। उपनामों को आप विशेष रूप से याद रखना और इनका क्वेश्चन आके बहुत बनते हैं। ये हमारे 3rd ग्रेड में ही नहीं, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड में भी किशोरावस्था मुख्य रूप से बताई गई है, मेन टॉपिक है। इसलिए ये जो दोनों टॉपिक जो मैंने आज पढ़ाए किशोरावस्था के, उपनाम और कथन कह लो, परिभाषा कह लो, इन दोनों को चाहे वैसे ही देख लो, लेकिन इनको पढ़ना बहुत आवश्यक है। ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कथन तो 100% आते ही आते हैं, चाहे किसी का भी ले लो, किसी भी वैज्ञानिक का ले लो, कथन तो आते ही हैं। इन तीनों एग्जाम्स में जो भी टीचर की एग्जाम होती है उनमें तो आते ही हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके लिए मुझे कमेंट्स करके बताओ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों तक, और जो भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस लिंक को शेयर करो, जिससे उनके लिए ये वीडियो उपयोगी सिद्ध हो। आगे जो भी आपको मेरे पिछले वीडियो देखने हो तो उसके लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे। आप उनको देख सकते हो और अपने स्टडी में यूज़ में ले सकते हो। तो आज के लिए ये मेरा टॉपिक हो गया है पूरा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।